नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बायोग्राफी बाय राहुल मिश्रा में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के महान सपूत सैम मानेकशॉ या कहिए सैम बहादुर, जिनका पूरा नाम था सैम हारमूस जी फ्रामजी जमशेद जी मानेकशॉ। लेकिन शायद ही कभी किसी ने उनको इस नाम से पुकारा हो। उनके दोस्त, उनकी पत्नी, उनके पोते, उनके अधिकारी या तो उन्हें सैम पुकारते थे या फिर सैम बहादुर। सैम बहादुर उनका नाम कैसे पड़ा, आइए बताता हूँ मैं आपको। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल ये नाम उन्हें एक गार्ड ड्यूटी पर मौजूद राइफलमैन ने दिया था। दिया क्या गया था, अनजाने में पड़ा था। बात है 1969 की, जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से गोरखा राइफल्स की 8th बटालियन का दौरा करने गए थे। तो वहाँ पे गार्ड ड्यूटी कर रहे एक राइफलमैन से किसी ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे आर्मी चीफ कौन है? तो उसने जवाब दिया सैम बहादुर। उसे पूरा नाम नहीं मालूम था उनका, तो उसने जवाब दिया सैम बहादुर। तो तब से उनका नाम सैम बहादुर पड़ गया। सैम मानेकशॉ को सबसे पहले जब प्रसिद्धि मिली वो 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा बॉर्डर पर तैनात थे। तो एक जापानी सैनिक की गोलियों से वो इतने घायल हो गए कि उनकी आंतों में, जिगर में, गुर्दों में बुरी तरीके से चोटें आईं, छलनी हो गए एकदम। तो सैम मानेकशॉ की जीवनी लिखने वाले मेजर जनरल वीके सिंह बताते हैं आगे की कहानी कि जो उस टाइम उनके जीओसी थे कौन, मिस्टर कौन, तो उनको जब पता लगा कि ऐसा हुआ है तो उन्हें वो देखने पहुंचे। देखा कि इनकी तो हालत बहुत ख़राब है। तो उनके पास मिलिट्री क्रॉस हुआ करता था, उनको मिलिट्री क्रॉस मिला हुआ था। तो उन्होंने उनको वो क्रॉस दिखाते हुए बोला कि ये मिलिट्री क्रॉस है, ये पोस्ट ह्यूमस नहीं दिया जाता है, ये जिंदा इंसानों को ही मिलता है, जिंदा जवानों को ही मिलता है। तो उन्हें लगा कि ये अब बचेंगे नहीं, तो उन्होंने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस निकाला और मानेकशॉ के लगा दिया। तब उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये जवान शायद जिंदा बचेगा। लेकिन मानेकशॉ जो हैं बच भी गए उस हमले से और पूरी तरीके से स्वस्थ भी हो गए। जब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए तो सैम मानेकशॉ को जो तैनाती मिली वो दिल्ली के सैनिक मुख्यालय में मिली। वहाँ पे सिर्फ 3 अधिकारी हुआ करते थे जो अंग्रेज नहीं थे। एक तो खुद लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मानेकशॉ, दूसरे मेजर याहिया खान, और तीसरे जो थे वो बाद में भारत के उपसेनाध्यक्ष बने कैप्टन एस.के. सिन्हा। कैप्टन एस.के. सिन्हा बताते हैं कि उनके पास एक बड़ी मोटरसाइकिल थी। तो एक बार जब साउथ ब्लॉक में वो अपने घर पहुंचे तो सैम मानेकशॉ वहां से अपनी छोटी बाइक से निकल रहे थे, मोटरसाइकिल से निकल रहे थे। तो बोले कि तुम्हारी मोटरसाइकिल हमसे बड़ी है, जरूर तुम्हें शादी में मिली होगी। तो सिन्हा ने हंसते हुए बोला, नहीं सर, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। कह रहे नहीं हुई है तो हो जाएगी, और तब इससे भी अच्छा कुछ मिलेगा। तो तब सिन्हा बोले कि मन ही मन उन्होंने सोचा कि साहब एक कैप्टन से इस तरीके से बात कर रहे हैं। उस टाइम एक डिसिप्लिन होता था कि एक स्टाफ सीनियर अपने जूनियर से इतने अच्छे तरीके से नहीं बात करता था, ना हंसी मजाक करता था। लेकिन सैम मानेकशॉ ऐसे नहीं थे। थोड़े दिनों बाद वो फिर अपनी उसी मोटरसाइकिल से घर आए। देखा सैम मानेकशॉ अपनी कार से कहीं जा रहे थे, और फिर उन्होंने गाड़ी रोकी अपनी और उनसे बोले कि ये देखो, हमारी बीवी बहुत रईस खानदान से है और हमारे लिए शादी में कार लाई है।
और तुम्हारी भी जब शादी होगी तो तुम्हें ऐसी ही कार मिलेगी। तो बताते हैं सिन्हा कि ऐसे मजाक वो किया करते थे, सार्वजनिक जीवन में तो करते ही करते थे, परिवार में भी जो है उनका उतना ही हंसी मजाक चलता रहता था। लोग सोचते थे कि बड़े जनरल साहब हैं, लड़ाइयाँ लड़ी, गोलियाँ खाई, फील्ड मार्शल बने, बड़ी बड़ी मूछें हैं, तो घर पे भी अपना मिलिट्री रौब जमाते होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। तो बहुत ही हंसमुख थे और एक बच्चे की तरह ही शरारत करते थे। उनकी बेटी बताती हैं, माया दारूवाला उनकी बेटी जो हैं, छोटी बेटी हैं, वो बताती कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि हमें बोलना पड़ता था, डैडी प्लीज स्टॉप इट। मतलब इतनी शरारतें करते थे वो। और जैसे ही उनको कमरे में आते हुए दिखते थे तो ये लोग छुप जाते थे कि अब पता नहीं डैडी क्या करने वाले हैं। तो मानेकशॉ के मिलिट्री असिस्टेंट थे जनरल दीपेंद्र सिंह। वो बताते हैं कि वो जितने हंसमुख थे, जितने खुश मिजाज थे, उतने ही अनुशासन पसंद भी थे। सैन्य नेतृत्व हो या नौकरशाही के बीच संबंधों की बात, तो कभी समझौता नहीं करते थे। और उन्होंने बताया कि एक बार उनकी जो है बहस भी हो गई थी, जो रक्षा सचिव थे उस समय के हरीश सरीन, उनसे बहस भी हो गई थी। उनके विचार जो थे बहुत ही, क्या बोलेंगे, उनको शब्द नहीं मिल रहे मुझे, मतलब एकदम बागी तेवर उनके रहते थे। तो उन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया था कि अगर हम किसी को सर बोलेंगे तो वो सिर्फ राष्ट्रपति को, क्योंकि वो चीफ ऑफ आर्मी होते हैं। और अगर किसी और से बात करनी है तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर या मैडम प्राइम मिनिस्टर या मिस्टर सेक्रेटरी, जिनसे भी बात करनी है उसके आगे, नाम के आगे, मतलब पद के आगे मिस्टर लगा के बात करेंगे। शुरू शुरू में जब ये सैनिक मुख्यालय में पहुंचे तो एक मीटिंग होने वाली थी। तो डिफेंस सेक्रेटरी जो थे वो एक दरवाजे से अंदर आए और उन्हीं के पीछे पीछे दूसरे दरवाजे से फील्ड मार्शल अंदर आ रहे थे, जिनको डिफेंस सेक्रेटरी नहीं देख पाए। तो डिफेंस सेक्रेटरी जब अंदर आए तो उन्होंने देखा एक मेजर साहब किसी कोने में बैठे फाइलें वाइलें ठीक ठाक कर रहे थे। तो उन्होंने उनसे कहा, यू देयर, यू ओपन दैट विंडो। ये बात कहीं से मानेकशॉ ने सुन ली। तो वो खड़े होने लगे मेजर साहब। तो पीछे से सैम मानेकशॉ बोले, यू प्लीज सिट डाउन। चीफ आ चुके थे कमरे के अंदर, हॉल के अंदर। तो मेजर साहब चुपचाप बैठ गए। तो उन्होंने फिर सेक्रेटरी की तरफ देखा और बोले, मिस्टर सेक्रेटरी, आप कभी दोबारा मेरे किसी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं करेंगे। उनका एक नाम है, उनका एक रैंक है, आप उनसे सलीके से बात करेंगे। तो ये बात जब हुई, तो जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो जितने भी आर्मी ऑफिसर्स थे उनका हौसला बढ़ गया, इज्जत बढ़ गई। तो डिमांड करने लगे कि जब भी उनसे बात हो तो उनसे सम्मान से पेश आया जाए। एक और मज़ेदार किस्सा उनकी बेटी बताती हैं। पापा को नींद में खर्राटे लेने की आदत थी, बहुत तेज खर्राटे लेते थे। तो उनकी मम्मा जो शीलू मानेकशॉ थी वो कहती थी, मैं इनके साथ कभी कमरे में नहीं लेटूंगी, क्योंकि वो इतने खर्राटे लेते हैं कि हम लोग परेशान हो जाते थे। तो जब बात 1971 की करें, तो जब 1971 की लड़ाई होनी थी तो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो मार्च में ही
पूर्वी पाकिस्तान पे हमला कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि भारतीय सेना उसके लिए तैयार नहीं थी। तो श्रीमती गांधी ने कैबिनेट बैठक बुलाई और तमाम सारे टेलीग्राम दिखाते हुए कहा कि हमें पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा, सैम मानेकशॉ ने कहा कि इसका मतलब होगा कि ये युद्ध है। तो श्रीमती गांधी ने कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तो उन्होंने कहा, अगर हम लड़ाई शुरू करते हैं तो हम शर्तिया हार जाएंगे, क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, बिल्कुल भी हम तैयार नहीं हैं। तो श्रीमती गांधी इस पर नाराज़ हो गई। तो इसके बाद उन्होंने, मानेकशॉ जी ने उनसे कहा, समझाया उनको कि मैडम हमें तैयारी के लिए 6 महीने का समय दें, और 6 महीने के लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 6 महीने बाद जब हम युद्ध करेंगे तो जीत हमारी ही होगी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी को ये बात समझ में आई। उन्होंने अब श्री मानेकशॉ की बात को रखा और आगे का एक जो भी हुआ 71 में, वो आप सभी को मालूम है, वो एक इतिहास है। 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में सैम मानेकशॉ ने BBC को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने बताया कि जो 71 का युद्ध सफल इसलिए हुआ, वो जीते इसलिए क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें पूरा सपोर्ट दिया था। उन्होंने जो टाइम मांगा, जो हथियार मांगे, जो ट्रेनिंग मांगी, इंदिरा गांधी जी ने सब कुछ मुहैया कराया। श्रीमती गांधी के साथ सैम मानेकशॉ के रिश्ते जो थे बड़े बेतकल्लुफ़ थे। वो हर तरीके से बात कर लेते थे श्रीमती गांधी से, मजाक कर लेते थे। तो एक बार इंदिरा गांधी गई थी अमेरिका किसी सम्मेलन में भाग लेने। जब वो वापस आई तो सैम मानेकशॉ ने उनसे कहा, उनके बालों की तारीफ करी सरेआम। बोले, मैम आपके बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो इंदिरा गांधी भी हंसी और बोली, सैम ये चीज़ सिर्फ तुमने नोटिस की है, बाकी इतने लोग खड़े हैं, किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि मेरे बालों में मैंने कुछ कराया है। ऐसे थे सैम मानेकशॉ। ऐसे ही एक इंदिरा गांधी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे श्री ललित नारायण मिश्रा जी। उनसे भी सैम मानेकशॉ की जो है दोस्ती बहुत करीबी दोस्ती थी। तो उनका एक किस्सा जनरल दीपेन सिंह बताते हैं कि एक दफ़ा जो है मिस्टर मिश्रा, जो ललित नारायण मिश्रा जी थे, वो उनके घर गए और अपनी कार से एक बोरी निकाल के उनकी वाइफ शीलू मानेकशॉ के बेड के नीचे रख दी और सैम मानेकशॉ को फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक बोरी भाभी के बेड के नीचे रखी और मैं कल सवेरे ले जाऊंगा। तो सैम मानेकशॉ ने पूछा, ऐसा क्या है उस बोरी में? तो चूंकि उस टाइम ललित मिश्रा कोषाध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, तो वो कलेक्शन वगैरह उन्हीं के हाथ में रहता था, चंदे का कलेक्शन है। तो उन्होंने कहा उसमें कैश है और अगर मैं घर ले जाऊंगा तो मेरी पत्नी उसमें से कुछ कैश निकाल लेगी। तो कह रहे हैं कि तुम मेरे ही घर में मेरी बीवी के बेड के नीचे क्यों रख के आए? कह रहे हैं मुझे इतना तो यकीन है कि भाभी जी कैश तो छोड़ो, वो उसकी तरफ देखेंगी नहीं, निकालने की बात तो छोड़ ही दो। इस तरीके की दोस्ती थी इन दोनों की। ललित मिश्रा जब भी कभी सैम मानेकशॉ के ऑफिस जाते थे कोई कॉन्फिडेंशियल बात करने, तो जनरल दीपेन सिंह वहाँ पे रहते थे, तो उनसे पहले पूछते थे कि इस कमरे की डीबगिंग हुई है, मतलब देख लिया कोई जासूसी वाला उपकरण तो नहीं यहाँ पे। वो बता देते थे कि हाँ डीबगिंग हो चुकी है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। तब भी ललित मिश्रा को अगर कोई कॉन्फिडेंशियल बात करनी होती थी चीफ से, तो वो एक कागज़ में पेन से लिख के उनको देते थे चीफ को, और चीफ उसी कागज़ पे उनको रिप्लाई लिख के उस चीज़ का देते थे।
और बाद में ललित मिश्रा जी उस कागज़ को फाड़ के दीपेन सिंह को दे देते थे कि तुम इसे नष्ट कर देना। 1971 की जीत के बाद सीमा के कुछ इलाकों के बारे में बातचीत करने के लिए जब मानेकशॉ पाकिस्तान गए तो जनरल एस के सिन्हा बताते हैं एक जगह थी थाको चाक कश्मीर में, जिसका निर्णय नहीं हो पा रहा था कि ये पाकिस्तान में जाएगा या भारत में रहेगा। तो जो उस टाइम पाकिस्तान के वो थे सेनाध्यक्ष, वो थे टिक्का खान। टिक्का खान को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था सैम मानेकशॉ से। क्यों था? क्योंकि टिक्का खान जो थे एक तो 10 साल जूनियर थे सैम मानेकशॉ से, दूसरा वो सूबेदार से रैंक पाके वो प्रमोट हुए थे, मतलब तीसरा उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, बहुत कम अंग्रेजी आती थी क्योंकि बहुत साधारण एजुकेशन उस टाइम पाकिस्तान में उनको मिली थी, और सैम की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। टिक्का खान आधे तो वहीं पे धराशायी हो गए इंग्लिश की जब बात आई। जब कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो टिक्का खान ने एक कागज़ निकाला, अपने पॉइंट रखने शुरू ही करने जा रहे थे, पहला ही सेंटेंस जो उन्होंने बोला, देयर आर 3 अल्टरनेटिव्स। तो सैम मानेकशॉ ने उनको तुरंत रोका और बोला कि तुम्हारे स्टाफ ऑफिसर ने इंग्लिश गलत लिखी है। तुरंत रोक दिया। ऑल्टरनेटिव्स 2 ही हो सकते हैं, 3 कैसे होंगे? अब जब उन्होंने ये बोल दिया तो टिक्का खान हो गया एकदम नर्वस। उसके बाद में जब ये मीटिंग ओवर हुई तो सैम मानेकशॉ ने एस के सिन्हा से बताया, वो इतना नर्वस हो गए थे कि हमारे जो भी पॉइंट ऑफ व्यू थे उनको स्वीकार कर लिया और थाको चक को भारत में मिलाने पर मंजूरी दे दी, मतलब राजी हो गए थाको चक को भारत में मिलाने पर। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का सबसे उन्होंने बताया था कि उनके लिए सबसे बड़ी गर्व की बात नहीं थी कि उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान पे जीत दर्ज करी, बल्कि उनके लिए सबसे बड़ा क्षण था जब पाकिस्तान सैनिकों ने ये माना कि युद्ध बंदियों के तौर पे उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। उनकी बेटी माया दारूवाला बताती हैं कि उन्होंने एक बार उनसे कहा कि लोग सोचते हैं जब आप किसी के ऊपर जीत हासिल करते हैं तो बहुत गर्व की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। फील्ड मार्शल ने फिर कहा कि ये बहुत उदासी की भी बात है, सिर्फ गर्व की बात नहीं, ये उदासी की भी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरी ओर के लोग मारे गए और कहीं ना कहीं दूसरे ओर के लोगों को शोक हुआ है, और इस बात का हमेशा जीतने वालों को ध्यान रखना चाहिए। जब वो उनसे पूछती थी कि आपके लिए सबसे बड़ी गर्व की बात क्या है, तो बताते थे कि जब एक पाकिस्तानी अधिकारी ने और उनके बड़े बड़े अफसरों ने कहा कि कभी भी उन्होंने नहीं सोचा था कि बतौर युद्धबंदी उन्हें इतने सम्मान से रखा जाएगा। उन्हें इस बात का बहुत गर्व था कि कोई ये नहीं कह सकता था कि मैंने किसी के ऊपर कोई अत्याचार किया। सैम मानेकशॉ भारत के सबसे सक्सेसफुल ऑफिसर्स में से एक थे। उन्होंने अपने पिता के खिलाफ जाकर के इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एग्ज़ाम दिया और उसमें पास हुए, और अपने 40 साल के कैरियर में उन्होंने 5 लड़ाइयाँ लड़ी, और ये भारत का लक है और पाकिस्तान का बैड लक कि सैम बहादुर हम भारत की तरफ से लड़े। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि अगर आप भारत की जगह पाकिस्तान की तरफ से लड़ते तो क्या होता, तो उन्होंने हंसते हुए उस बात को बोला कि तो फिर पाकिस्तान सारे युद्ध जीत जाता। ऐसे थे सैम मानेकशॉ।
क्योंकि 1903 में सैम मानेकशॉ की फैमिली गुजरात के वलसाड़ से लाहौर शिफ्ट होने जा रही थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था और वो लाहौर न जाकर अमृतसर में बस गए। मानेकशॉ की प्राइमरी जो एजुकेशन थी वो अमृतसर में ही हुई। बाद में वो नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में उनको एडमिशन मिला। वो देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच के 1932 के लिए चुने गए, वहीं से शेरवुड से। और ये वहाँ चुने गए 40 बच्चों में से एक थे। और वहाँ पे 1934 में कमीशन पाने के बाद भारतीय सेना में भर्ती हुए। 1937 में एक सार्वजनिक समारोह के लिए ये लाहौर गए थे, जहां इनकी मुलाकात सिल्लो बोडो से हुई। सिल्लो बोडो की ये दोस्ती उनसे 2 साल तक चली और 1939 में 22 अप्रैल 1939 में ये दोस्ती एक शादी में बदल गई। आप सोच रहे होंगे अभी तो मैंने नाम शीलू बताया था, अब सिल्लो बता रहा हूँ। हाँ, तो उनका नाम सिल्लो बोडो ही था, बट प्यार से उन्हें लोग शीलू कहते थे। 1973 में जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जो है रिटायर हुए, तो रिटायर होने के बाद वो तमिलनाडु में बस गए, तमिलनाडु के वेलिंगटन में। तो जब काफ़ी बीमार हो गए 2008 में उनको जो है फेफड़े में काफ़ी इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे। 27 जून 2008 को रात 12:30 बजे आर्मी हॉस्पिटल के आईसीयू में उनकी मृत्यु हुई थी। भारत सरकार ने उन्हें 2 अति विशिष्ट सम्मानों से भी सम्मानित किया, एक पद्म विभूषण और दूसरा पद्म भूषण। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सैन्य जो मिलिट्री क्रॉस था उनको कब मिला था। और तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर हम मानेकशॉ की बहादुरी की बात करें, उनके किस्से हम बयां करें, तो यही व्लॉग 1-1.5 घंटे का कम से कम हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर, 1947 का इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया चाइना वॉर, इन सब से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियाँ हैं जो अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत लंबा ये व्लॉग हो जाएगा। इसीलिए मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राहुल मिश्रा आप सबसे आज के लिए विदा मांगता हूँ। धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और थैंक यू, आपने हमें 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शब्बा खैर।